ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आचार्यवाणी में आपका स्वागत है। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन क्या करने जा रहा है। देखिए धनु राशि वालों, आपके ग्रह राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति महाराज। और आपकी राशि के जो विशेष तौर पर जो संबंध रखने के लिए जो स्वामी हैं वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पिछले 1 वर्ष से बृहस्पति महाराज आपकी राशि के पंचम भाव में चल रहे थे, भाग्य को देख रहे थे, लग्न को देख रहे थे, पंचम में विराजमान थे। इतनी सुंदर जगहों पे विराजमान होकर भी बहुत सारे लोगों ने कहा इसका लाभ होगा, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि शनि की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ रही है। इस वक्त बृहस्पति पूरी तरह से वो लाभ देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। और बृहस्पति ने किया भी वही, पूरी तरह से यहाँ बैठकर भी पंचम भाव में धनु राशि वालों के लिए बैठकर भी उतना जितना लाभ होना चाहिए था वो नहीं होने दिया। लेकिन अब बृहस्पति का ये परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन आपको खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ मामलों में बहुत ज़बरदस्त रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सावधानी की बरतने की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक तरफ से बृहस्पति महाराज को यदि आपने इस प्रभाव को समझ, धनु राशि वालों ने समझ के काम कर लिया, क्योंकि एक तो शनि से दृष्टि बृहस्पति की जो थी वो बृहस्पति पड़ रही थी वो तो हट चुकी है, लेकिन बृहस्पति छठे भाव में जा रहे हैं। वृषभ राशि के होकर छठे भाव में जाने के लिए बड़ी विचित्र स्थिति बन सकती है। छठा भाव रिपु भाव माना जाता है, रोग का भाव माना जाता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है दशम भाव पर। बृहस्पति शुभ भाव के स्वामी हैं, 12वें लग्न के और चतुर्थ के, लाभ के और विशेष तौर पे कई प्रकार से विशेष तौर पर मान लीजिए सुख के भाव वाले हैं। तो बहुत यात्राएं कराएंगे, बहुत घुमाएंगे इधर उधर, अच्छा सा नया ऑफर देने के लिए बहुत सारे भ्रमण भी होंगे इस समय में, लेकिन सफलता मिलने के योग अवश्य बनते दिखाई दे। सफलता मिलने के योग बनेंगे और उस आदान प्रदान से, क्रिय विक्रिय से लाभ, धन लाभ भी होने के योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि धन पर भी पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि धन पे पड़ने के कारण से, परिवार में पड़ने के कारण से वो आपके लिए नई उन्नति के योग बनाते दिखाई देंगे। बृहस्पति महाराज की राशि के जो धनु राशि में ग्रहों का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर आदान प्रदान के लिए, ट्रेडिंग संबंधित कार्य करने के लिए तो अद्भुत है। नौकरी के लिए नया पदार्पण करने के लिए बहुत अद्भुत है। प्रमोशन करने के लिए भी अच्छे योग बनाएंगे, लेकिन साथ साथ एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे शहद जब आता है, कुछ नया लाभ होने के योग बनते हैं तो मक्खियाँ जो होती हैं उन पर भनभनाने लगती हैं। जो बदमाश लोग होते हैं उस जेब काटने के लिए वहीं जाते हैं जिसकी जेब में माल होता है। तो यहाँ बृहस्पति आपको लाभ देने के लिए बहुत सुंदर तरीके से, धन आगमन कराने के लिए बहुत सुंदर तरीके से योग बनाते दिखाई देंगे। और बृहस्पति का जो ये दृष्टिपात हो रहा है आपके दशम भाव पर और द्वितीय भाव पर, यानी लाभ पर, धन लाभ पर विशेष तौर पर, और साथ साथ आपके राज्य पद पर, सम्मान पर और पिता पर और विशेष तौर पर यश पर, कार्यों की सफलता पर, आपके पद प्राप्ति के लिए, राज्य से पद प्राप्ति के लिए, प्रमोशन के लिए, इन सब के साथ साथ होने से आपको आस्तीनों को सांप से बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आस्तीन के सांप जो हैं वो आपको विशेष तौर पर कई प्रकार से कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में जितना हो सके अपने गुरुजन की सेवा करने का प्रयास करें, पिता की सेवा करने का प्रयास करें, और हो सके तो जितना कुछ खास उपाय हम बताएंगे उनको करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो ये बृहस्पति आपके साथ साथ दो धारी चाल चलेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके विशेष तौर पे हानि वाले भाव पर पड़ रही है, और शुभ दृष्टि जो बृहस्पति अष्टम भाव जो आपके छठे भाव में बैठकर 12वें भाव में डाल रहे हैं वो भी एंजाइटी बढ़ाने वाले हो सकते हैं, वो भी विशेष तौर पे खर्चे बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसे में इसका समय जो है वो दो धारी तलवार रहेगा। बहुत बैलेंस होकर चलेंगे तो ये स्थिति ओवरऑल तरीके से आप लाभ में ले सकते हैं, क्योंकि प्लैनेटरी की बाकी पोजीशन जो समझें, प्लैनेटरी की बाकी पोजीशन जो है इस समय में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शनि महाराज स्वग्रह योग के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो जब ये परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में सूर्य भी विशेष तौर पर आप मान के चलें आपके पंचम भाव में उच्च के होकर विराजमान है। तो ऐसे में 1 तारीख से 7 तारीख का सबसे पहले पैरामीटर ले लेते हैं कि 1 मई से लेकर 7 मई, क्योंकि 7 मई को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे एक पूरी उम्मीद दिखाकर, लाभ की स्थिति लाकर। कोई आपका आदमी आएगा, अरे ये पद तुमको दे रहे हैं, बिल्कुल आपको लगेगा मिला 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 मिला, लेकिन 7 मई से यदि रुक गया तो ऐसा हो सकता है कि 20-25 दिन के लिए वो स्थिति एक बार रुक जाए, लेकिन आपको फिर लगेगा हतोत्साहित होने लगेंगे। हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बृहस्पति का अस्त का काल रहेगा। 1 मई को जो 12:55 पर बृहस्पति पदार्पण करेंगे वृषभ राशि पर छठे भाव में, वहाँ से जब आगे चलेंगे तो पीछे से सूर्य चलते हुए, ओवरकम करते हुए, उनकी स्पीड से आगे निकलते हुए 12 अंश के पास आ जाएंगे, और फिर जब तक
2 जून तक ये 12 अंश के अंदर ही अंतर रहेंगे आगे की तरफ निकलकर, लेकिन वहाँ पर बृहस्पति को अस्त कर देंगे। तो नई उम्मीदें जो थी वो कहीं ना कहीं पस्त होती दिखाई देंगी, लेकिन बहुत लंबे समय तक लिए चिंता ना कीजिएगा। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग लगातार बनेगा 1 वर्ष तक। 2 जून के बाद 1 वर्ष तक ये बृहस्पति का पदार्पण बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा, नित्य प्रति गुरुजन की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, ज्ञानीजन की सेवा, गुरुजन का आशीर्वाद, संत महात्माओं का आशीर्वाद, ये बृहस्पति के अस्त होने पर अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। एक उपाय और बता रहे हैं आपको, सुबह जल्दी उठिएगा जब बृहस्पति जब अस्त चल रहे हो। वैसे तो नित्यप्रति आदमी को हटना ही चाहिए, यदि बृहस्पति का पूर्ण लाभ चाहते हैं आप तो हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर श्वान की सेवा, कुत्ते के लिए कुछ रोटी इत्यादि अवश्य डाल दिया कीजिए। ये करने से और हो सके तो सबसे श्रेष्ठ उपाय और बता देते हैं आपको। कुशोदक के द्वारा कुशा की एक घास का मुठ्ठा बनाकर और उससे विशेष तौर पर भगवान शंकर का अभिषेक, जल से भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले पहले ब्रह्म मुहूर्त में यदि ये आप उपाय कर लें तो आप समझिएगा ये बृहस्पति का पदार्पण जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण करने के योग बनाएगा, लाभ के योग बनाएगा, परिवर्तन का योग बनाएगा। बृहस्पति का ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में बृहस्पति का जो परिवर्तन है इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, और ऐसे में यदि आपने इसका लाभ लिया तो बहुत सुंदर आपके लिए स्थिति बनेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बृहस्पति के साथ साथ इस वक्त शनि महाराज जो परिवर्तन की तरफ गए हैं वो भी आपके तृतीय भाव में विराजमान है, और तृतीय भाव में विराजमान होकर बृहस्पति जो है बुद्धि पर नज़र डाल रहे हैं। जहाँ बृहस्पति पहले विराजमान थे, बुद्धि में जड़ता देंगे, बुद्धि में स्लोनेस देंगे। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि बुद्धि जो हो वो सही रखने का प्रयास कीजिए। गुरुजन का आशीर्वाद लेना, पिता का आशीर्वाद लेना, आपके हितैषियों का आशीर्वाद लेना, उनके पर विश्वास बनाए रखना, जिद पे ना अड़ना। तृतीय भाव जो है शनि महाराज जाके अन्य स्त्री की जिद बढ़ा देते हैं, जो 2 साल से आपके साथ हो रहा होगा। तो थोड़ा गुरुजन की सेवा करके, गुरुजन का आशीर्वाद, मार्गदर्शन लेकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखें। अपनी जन्मपत्रियों को अच्छे से एनालाइज करके समझें स्थिति को, परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में बृहस्पति महाराज का ये पदार्पण बहुत महत्वपूर्ण है, और जो होने जा रहा है ये 1 मई को 12 वर्ष बाद ये कूड़ी के भाग जगाने आ रहे हैं। जिस प्रकार से कूड़ी के भाग जाग जाते हैं 12 वर्ष में, कथाएं शास्त्र में बहुत श्रेष्ठ हैं। हम आपको बताते हैं कि ये कहावत कहाँ से निकली और इसका बृहस्पति के साथ संबंध किस प्रकार से है, तो आप समझ लें और बहुत सुंदर तरीके से करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन का समय बहुत सुंदर आ रहा है। देखिए यहाँ से कॉपी करना है आपको, कॉपी करना है आपको वृषभ राशि से, वृषभ राशि से कथा कॉपी करके डाल दीजिएगा यहाँ पर। दोबारा सुन लीजिए, बृहस्पति की जो कथा है यहाँ पर, बद्रीनाथ की कथा कॉपी कर कर वृषभ राशि से आखिरी में जो बोली गई है वो डाल दीजिए यहाँ से। प्रयास करें। एक कथा भी है विशेष तौर पर, उस कथा को यदि आप समझ लें, सुन लें, तो कि बृहस्पति के भाग जो 12 साल बाद कूड़े जाग, एक पुरानी कहावत है बृहस्पति कूड़ी के भाग जाग जाते हैं, वो कैसे जागते हैं इसके संबंध में कथा है। वो जो विशेष तौर पे गुरु गोरखनाथ जी के साथ जुड़ी हुई है कि जब उनकी उत्पत्ति होती है तो किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, उसको आप यदि समझ लें ना तो वास्तविक तौर पर समझ जाएंगे आप कि भाग्य कैसे जागता है और इस संसार के लोग कैसे आपके भाग्य को तोड़ने का प्रयास करते हैं, आपकी किस्मत को सुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप बृहस्पति गुरु हैं, बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति विशेष तौर पर संत हैं, और यदि संत का आचरण आप उनके साथ में रखेंगे तो उनकी कृपा करेंगे, उनके साथ बने रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो आपके जीवन में अद्भुत रूप से ये 2 फैक्टर्स जो अशुभ दे रहे हैं, एक बंधन का योग दे रहे हैं, एक स्वास्थ्य खराब करने का योग दे रहे हैं, एक अननेसेसरी एंजाइटी नुकसान करने का योग दे रहे हैं, उसके लिए आपको सत्यत्व जो विशेष तौर पे सत्य का अनावरण करने का प्रयास, सत्य के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, महात्माओं का, संतों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। इसी से बृहस्पति के जो नेगेटिव प्रभाव है, वीतरागिता का उदय करना, वही बृहस्पति का प्रभाव जो आपकी राशि के अनुसार से हो रहा है, उससे आप निवृत्त हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। गौ सेवा लगातार करने का प्रयास कीजिए। इसमें जितनी गौ सेवा करेंगे आप उतना बढ़िया आपके लिए। मंदिर में जाकर विशेष तौर पर भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली चीज़ें दान और अर्पित करने से आपके इस नेगेटिव प्रभाव में भी ठीक करने का अवसर पड़ेगा। बृहस्पति जब अस्त होंगे उससे पहले पहले हम आपको कुछ खास उपाय अपने अगले वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, उनको अवश्य आप करने का प्रयास कीजिएगा। उससे बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो होगा वो ठीक करने में आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जिन कारणों से हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये 2 भावों में बृहस्पति नेगेटिव प्रभाव देंगे, उसके लिए भी आपको कुछ खास जो उपाय करने हैं वो हमने आपको बताए हैं, वो करिएगा तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योग आश्रम भारतीय योग विज्ञान, भारतीय ज्योतिष विज्ञान, इन भारतीय सनातन पद्धति के ऊपर बहुत अद्भुत शोध कार्य लगातार करने का प्रयास कर रहा है और बहुत अद्भुत प्रकार से। देखिए, ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो कारण जानना और एक निवारण होता है। ज्योतिष के गणित के दिक को देखते हुए उसके
प्रभाव को समझा जा सकता है कि क्या प्रभाव किस प्रकार से कौन सा ग्रह कब कर रहा है। लेकिन उसके निदान के लिए पूरा आवश्यक है कि अध्यात्म को हम पढ़ें, आध्यात्मिक रहस्यों को समझें और उन आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर ज्योतिष की गणनाओं के द्वारा उन निदानों को हम समझने का प्रयास करें, कैसे निदान करना है। कारण जानने के बाद यदि निदान नहीं कर पा रहे हैं तो समझे फिर कारण जानने का भी कोई फायदा नहीं है। निवारण वास्तविक तौर पे परमात्मा का नाम ही है, लेकिन आज निवारण के नाम पर हमारे इस समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियाँ चालू हो गई हैं, कई कुरीतियाँ चालू हो गई हैं। जैसे केवल पत्थर बेचने का धंधा चालू हो गया है, कुछ ना कुछ और चीज़ें टोटके करने के धंधे चालू हो गए हैं, और अध्यात्म के को ज्योतिष से लोग अलग करते चले जा रहे हैं। एक तो कई लोग तो ऐसे बेचते हैं कि जी मंत्र के नाम से लोगों को परहेज हो गया है, यंत्र के नाम से परहेज हो गया है, कुछ और चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, कि परमात्मा की पूजा नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अगर ये सब चीज़ें हम ज्योतिष से हटा देंगे, पौराणिक महत्व, तो ज्योतिष खत्म हो जाएगा। ज्योतिष वास्तविक तौर पर निदान की तरफ ले जाती है, चीज़ों को समझ की तरफ ले जाती है। ये नहीं कि ऐसा होना ही निश्चित है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों को पढ़ लिया और ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है, तो ये तो ऐसा ही होगा कि बारिश होना निश्चित है, तो बारिश में भीगना भी भाग्य में है। ऐसा नहीं है ना। सारे लोग दुनिया बारिश में भीगती है क्या? जब बारिश होती है या तूफान आता है कि सारे लोग हवा से उड़ जाते हैं? नहीं। जो प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, यदि तूफान आ रहा है, अब वो प्राकृतिक घटना है तो वो आ रहा है, लेकिन अगर आपका मकान पक्का बना हुआ है, आपका खूब बढ़िया से स्थिति सुदृढ़ रूप बनी है, तो आपका उस नुकसान, जो तूफान आ रहा है उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। बाहर बारिश हो रही है, उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, यदि आपने प्रयास कम किए, अच्छी झोपड़ी बना ली, आपने सिर्फ एक त्रिपाल लगा ली है, तब आपका अहित उतना हो सकता है। जैसे धूप में आपने अगर एसी लगा लिया है, आपने प्रयास करके, कर्म करके, तो आप उस ग्रीष्म ऋतु से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि धूप में सब बैठ के ही सबको लू से मरना है, वो आपके प्रयास पर है। यही ज्योतिष विज्ञान का माध्यम है कि अध्यात्म ने इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, कर्म के तौर पर समझकर उसके निदान के रास्ते बनाए। और जो निदान जितना सुंदर तरीके से कर लेते हैं, समझ के कर लेते हैं, उतने जीवन में परिवर्तन का युग बन जाते हैं। इस संसार में ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए हुआ कि हम देख सकें कि आने वाले समय में क्या कुछ ग्रह की गणना जो है वो कहाँ हमारे को तरफ ले जा रही है, किस प्रकार की हवाएं बहनी है, और कैसे हम अपने रुझान को, अपने तरीके को उसके अनुकूल बना लें, प्रकृति के अनुकूल बना लें, जिससे उस प्रकृति की जो गति है उससे हमको उस हवा का, उस दिशा का लाभ मिल जाए। और यही ज्योतिष विज्ञान को पढ़ने का, समझने का वास्तविक तौर पर तरीका है। आज ज्योतिष के ऊपर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के माध्यम से हम बात करने का प्रयास करें, ऐसे लोग आ गए हैं जो टोटकों में केवल रत्न बेचकर ही, रत्न पहनाकर ही ज्योतिष का निदान करने का प्रयास करते हैं। और आप जाने, समझिए कि आप पुखराज के लिए, बृहस्पति संबंधित पुखराज जो है वो आज की तारीख में हर दूसरे आदमी की हाथ में होता है। क्या वास्तविक तौर पर इतने पुखराज धरा से निकलते हैं? फिर वो कहते हैं कल्चर्ड है। आज की तारीख में बाहर की कई देशों में सफ़ेद पत्थर को, क्रिस्टल को ले जाकर उसको पुखराज में कन्वर्टेड कर दिया था, हीट थेरेपी देकर उसका रंग बदल दिया और उसको कह दिया कि अब पुखराज के नाम पे बेचा जा रहा है। तो ऐसे निदानों की तरफ ना जाएं जो केवल भ्रांति फैलाते हैं, केवल आपके पैसे खर्च करने का। अगर पैसे खर्च करने से परमात्मा प्रसन्न होने वाले होते, आपके कष्ट निवारण होते, तो इस धरा में, जीवन में जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आते। जितने गरीब लोगों के जीवन में, कम धन वालों के जीवन में कष्ट आते हैं, उससे कई गुना अधिक कष्ट उस धनाढ्य व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो इसलिए समझ लें, केवल ये ज्योतिष के जो नग बेचने का धंधा है उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप वास्तविक तौर पर ज्योतिष के वास्तविक जो रहस्य है, छोटी छोटी चीज़ें, हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से मंत्र विज्ञान, थोड़ा दान, कोई औषधि धारण, ये सब चीज़ें वास्तविक तौर पर यदि इसको उपयोग करने का प्रयास करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको आपके कष्टों का निवारण करने को रास्ता प्राप्त होगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों पे पिछले करीब 50-60 सालों में हमारे संस्थान ने खोज की। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर विभिन्न ग्रंथों की रचना करी, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, यंत्र विज्ञान के ऊपर, तंत्र के ऊपर अनेक कार्य कर मंत्र विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। कैसे मंत्र कार्य करता है, किस प्रकार से, कैसे भावना की जाए, कैसे संकल्प किया जाए, कैसे वो टेलीपैथिकल थॉट, विचार से छोड़ा जाए। और देखिए, भावनात्मक तौर पर जब वो अनुष्ठान किया जाता है, ध्यानात्मक तौर पर, तो वो परिवर्तन लाने की, वायुमंडल में उस विचार के द्वारा वो परिवर्तन लाने की स्थिति बनती है। और हमने ये देखा है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो राज्य संबंधित समस्या हो, चाहे वो जीवन के किसी भी पहलू संबंधित समस्या है। तो ये मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान अद्भुत हैं। इनका सानिध्य आप भी आके ले सकते हैं हमारे आश्रम पे। आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर खुरेजी में स्थित है और वहाँ
पिछले करीब करीब आज 50-60 सालों से नित्य प्रति शोध का कार्य चल रहा है, यज्ञ के कार्य चल रहे हैं। मंदिर है बहुत सुंदर, माँ भगवती दुर्गा का दिव्य मंदिर विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से आई मूर्ति, भगवती दिव्य मूर्ति जो है 500 साल पुराना दिव्य शिव विग्रह है, वो आज वहाँ शेरावाली की मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिनका सानिध्य में यदि यज्ञ इत्यादि में सानिध्य आप लें तो अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि के योग बहुत सुंदर तरीके से बन सकते हैं। हमारा संस्थान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल है पूरा 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर भी है, और वहाँ भी सुंदर तरीके से अनेक कार्य किए जाते हैं। भारत सरकार के बहुत सारे लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के लोग हैं, वो भी आके वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएँ लेते हैं। तो आज योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में भी अद्भुत रूप से हमारे इस संस्थान के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आप भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं। गौ सेवा के संबंध में भी आश्रम पे कार्य चल रहा है। विशेष तौर पर हर महीने कम से 8-10 भंडारे सुंदर तरीके से रहते हैं। तो आप भी इस आश्रम से जुड़ें। आपकी ज्योतिष संबंधी समस्याएं हैं तो आप पर्सनली फ़ोन कर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। हर रविवार को होने वाले यज्ञ में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आप यज्ञ इत्यादि जो आश्रम में समय समय पर होते हैं, नवरात्र में, दीपावली, जो विभिन्न समयों पर होते हैं, चाहे रुद्राभिषेक, स्वावन के पूरे महीने चलते हैं, सुंदरकांड के पाठ चलते हैं, भजन होते हैं, कथाएं होती हैं, वो सब समस्त लोगों के लिए सुंदर तरीके से विद्यमान रहते हैं। आप सब उन सब चीज़ों का, सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।